हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि शर्मा और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का सीडीपी सीरीज में। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है, लास्ट वीडियो में हमने कवर किए थे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो आज हम उसी क्रम में जो बाकी के बच्चे में हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि जो सबसे पहला प्रिंसिपल जो या फिर सिक्स प्रिंसिपल है वो हमसे क्या कहता है। द प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन देखो, वर्ड से ही पता चल रहा है, इंटर रिलेशन यानी कुछ संबंध की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? संबंध की बात कर रहा है। अब संबंध किससे कह रहा है कि ये इंटर रिलेशन किन चीजों में है? इंटर रिलेशन है भाई, जो हमने टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ी थी ना, मतलब जितने भी डायमेंशंस है डेवलपमेंट के, उन सब में क्या है? संबंध है। कैसे है संबंध? मान लो अगर किसी जो चाइल्ड है उसका जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो अफेक्ट हुआ है किसी डिसऑर्डर, किसी कोग्निटिव डिसऑर्डर के कारण, ठीक है, अज्यूम करते हैं, तो क्या होगा अगर उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट अफेक्ट हुआ है? दैट मीन्स उसकी लैंग्वेज भी उतनी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो डोमेन है वो किस में आता है? कोग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। फिर उसके बाद हमने अक्सर देखा होगा कि जो मेंटली रिटार्डेड बच्चा होता है ना, अगर जो मेंटली रिटार्डेड बच्चा है, हमने अक्सर ऐसा देखा है कि भाई उसकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी उतने अच्छे से नहीं हो पाती है जितनी जो एक नॉर्मल चाइल्ड है, एक नॉर्मल हेल्दी चाइल्ड है उसकी हो पाती है। ठीक है, जितनी उसकी मसल्स ग्रो कर पाती है, जितना उसका अपनी मस्कुलर बॉडी या अपनी मसल्स पे जितना उसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रहता है। ठीक है, फिर हम क्या देख सकते हैं कि भाई अगर कोग्निटिव डेवलपमेंट तो उसका अफेक्ट हो ही गया था उसकी हेरिडिटी के कारण, उसके जीन्स के कारण। ठीक है, तो यहाँ से उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी अफेक्ट हो गया, लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी उसका जो है अच्छे से नहीं हो पाया, भाषा का विकास भी। और अगर भाषा का विकास उसका अच्छे से नहीं हो पाया तो दैट मीन्स वो उतना ज्यादा सोशलाइज भी नहीं हो पाएगा लोगों में, तो वो सोशल डेवलपमेंट भी उसका अफेक्ट हो गया। अब सोशल डेवलपमेंट के ही दो सब पार्ट्स हम पढ़ते हैं, मॉरल और इमोशनल डेवलपमेंट। दैट मीन्स अगर सोशल डेवलपमेंट भी उसका अच्छे से नहीं हो पाया तो क्या उसका मोरल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट हो जाएगा? उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो क्या किया एक कोग्निटिव डेवलपमेंट ने, देखो उसके सारे जो जितने भी डोमेन्स थे ना, जितने भी डायमेंशन थे डेवलपमेंट के, सबको उसने क्या कर दिया? अफेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे यही बात हमें बताता है क्या, कि जो फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज, जितने भी डायमेंशन है ना डेवलपमेंट के, सभी अफेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब क्या है? इंटर रिलेटेड है, आपस में सब क्या है? संबंधित हैं। ये इंटर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे पे क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं सभी। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। ठीक है, तो क्या कहता है कि जो अगर एक डायमेंशन में डेवलपमेंट अफेक्ट हो रही है या ग्रोथ अफेक्ट हो रही है, तो वो दूसरे डायमेंशन को भी अफेक्ट कर देगा। ठीक है, ये वही एग्जांपल जो मैंने अभी आपको दिया कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अगर किसी चाइल्ड की पुअर है तो उसके कारण उसकी फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट भी उतने अच्छे से नहीं हो पाएगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी एकीकरण। ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत है। एकीकरण का सिद्धांत क्या कह रहा है भाई? सबसे पहले अगर हम देखें कि सबसे पहले जो बच्चा है ना, अपना संपूर्ण अंग, मतलब होल जो उसका ऑर्गन है, उसको उस पे पहले उसको कंट्रोल करना आएगा। ठीक है, फिर वो उसके अंग के जो भाग है, मतलब पहले वो उसका हैंड पे कंट्रोल होगा, ऐसे आर्म पे, फिर वो ऐसे उंगलियों पे उसका कंट्रोल होगा धीरे धीरे, है ना। फिर उसके बाद वो इन दोनों का क्या कर देता है? एकीकरण कर देता है। इन दोनों को क्या कर देता है? संपूर्ण अंग जो उसने यूज करना सीखा, और फिर उसने उसके भाग जो यूज करने सीखे, फिर उसने उसका क्या कर दिया? एकीकरण कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। मतलब डेवलपमेंट की फर्दर स्टेजेस पे वो दोनों को इकट्ठे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर पाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं कि इसी जो प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ जो होल टू पार्ट्स भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, होल टू पार्ट्स भी कह देंगे। क्या कहता है? इट इज ऑल्सो सीन दैट स्पेसिफिक रिस्पॉन्स और पार्ट मूवमेंट्स आर कंबाइंड इन द लेटर प्रोसेस ऑफ द लर्निंग और डेवलपमेंट। बिल्कुल, जो ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जो बच्चा दे रहा है या फिर जो अपने पार्ट्स की जो मूवमेंट कर रहा है, इन सबको ये क्या करता है? लेटर स्टेजेस में कंबाइंड करके, मतलब एकीकरण करके, साथ में कोऑर्डिनेट करके वो क्या करता है? यूज कर सकता है। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग और डेवलपमेंट, इवन यूज वो करता ही है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं क्या कहता है नेक्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट है
वो हमारा क्या होता है, सभी में डिफरेंट होता है। ठीक है, विभिन्न गति का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत, विभिन्न गति का सिद्धांत क्या कह रहा है कि जो इंडिविजुअल्स है ना, उनमें जो रेट ऑफ डेवलपमेंट यानी जो स्पीड डेवलपमेंट की क्या है, जो विकास की जो स्पीड है ना, वो सब में क्या होती है, डिफरेंट होती है। बिल्कुल सही बात। और क्या कहता है, ये जो स्पीड है, जैसे कि एग्जांपल दे रहा है कि जो गर्ल्स एंड बॉयज की जब हम एकदम एडोलसेंस में हम क्या देखते हैं, हाइट में उनका चेंज देखते हैं, एकदम स्पर्ट ग्रोथ होती है ना। हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि एडोलसेंट में स्पर्ट ग्रोथ जो हो रही है, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो अर्ली एडोलसेंस एज है ना, उसमें गर्ल्स की हाइट थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी और बॉयज की हाइट उसके कंपैरिजन में कम बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे प्यूबर्टी आती जाती है, एडोलसेंस की एज आगे बढ़ती जाती है, तो हम एकदम से देखते हैं कि जो बॉयज की हाइट है वो ज्यादा बढ़ जाती है और गर्ल्स की हाइट कम बढ़ती है। ठीक है, तो यही बता रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या बोलता है कि जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है यानी विकास की जो गति है, विकास की जो क्या है गति है, वो स्टेज वाइज भी क्या करती है, वेरी करती है। बिल्कुल सही बात है भाई। जैसे हम अगर फिजिकल डेवलपमेंट का एग्जांपल लें, ठीक है, सबसे ज्यादा फिजिकल डेवलपमेंट कहाँ पे हो रही है हमारी, प्रीनेटल स्टेज में हो रही है। कहाँ पे हो रही है, प्रीनेटल स्टेज में हो रही है। क्यों हो रही है प्रीनेटल स्टेज में, एक सिंगल सेल जो कि क्या था, जायगोट था। ठीक है, जायगोट से एक पूरा 2 फीट का बेबी बन गया। जब उसने बर्थ लिया 9 मंथ के बाद, ये 9 मंथ में हुआ है ना, 9 मंथ के बाद वो पूरा 2 फीट का बेबी बन जाता है। मतलब कितने लाखों गुना वो बढ़ रहा है साइज में। तो इसलिए जो प्रीनेटल स्टेज होती है वहां पे जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो सबसे ज्यादा होती है। फिर उसके बाद अगर उससे थोड़ी कम देखें फिजिकल डेवलपमेंट, वो होती है इन्फेंसी में, वो होती है इन्फेंसी में। उससे थोड़ी कम होती है फिर अर्ली चाइल्डहुड में, अर्ली चाइल्डहुड में। उससे और थोड़ी कम फिर जो रेट रहती है किसमें, हमारे लेटर चाइल्डहुड में। ठीक है, किसमें, लेटर चाइल्डहुड में। और एडोलसेंट तक आते आते मतलब ये जो एक तरह से जो फिजिकल जो डेवलपमेंट है ना, उसकी काफी जो रेट है वो कम हो जाता है। फिर एडोलसेंट्स में एकदम से फिर वो हाइट बढ़ती है बाद में, स्पर्ट जो ग्रोथ होती है उसके कारण। ठीक है, जो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या देता है कि जैसे एक और एग्जाम्पल दे रहा है कि जो बच्चे हैं ना, जब उनकी अर्ली स्टेज ऑफ चाइल्डहुड होती है या फिर डेवलपमेंट होती है, उसमें वो क्या करते हैं, मेमोराइज करना स्टार्ट कर देते हैं चीजों को। ठीक है, मेमोराइज करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन लेटर ऑन जब उनको थोड़ा थोड़ा उनका विकास हो गया, मतलब उनका संज्ञानात्मक विकास हो गया, लैंग्वेज डेवलप हो गई, तो वहां पे अब वो चीजों के पीछे का लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत ज्यादा सवाल हमसे करते हैं। क्यों, क्योंकि उनको हर चीज के पीछे का लॉजिक जानना है अब। ठीक है, तो ये हमारा हो गया विभिन्न गति का सिद्धांत। नेक्स्ट हम आते हैं प्रिंसिपल पे, जो हमें क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। बिल्कुल, हेरिडिटी से हमने क्या समझा था, अनुवांशिकता, और एनवायरमेंट यानी परिवेश यानी हमारा वातावरण। ठीक है, हेरिडिटी में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, हेरिडिटी में हमारे जीन्स से जो हमें कैरेक्टरिस्टिक मिली है वो सारी चीजें आ जाती है। जैसे कि हमारे आइज का कलर, हमारी फिजिकल ग्रोथ, हमारे इंटेलिजेंस भी बहुत हद तक हमारी हेरिडिटी पे डिपेंड करती है कि कितने अच्छे जीन्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं। ठीक है, और एनवायरनमेंट में क्या आ जाता है भाई, एनवायरनमेंट में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो हेरिडिटी में नहीं आती। जैसे कि हमारा स्कूल, जैसे कि घर हो गया, हमें पेरेंट्स कैसे मिले हैं, बहुत ज्यादा डांटते हैं या फिर बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग, मतलब कैसा एनवायरनमेंट है हमारे घर का। ठीक है, हमारे पीयर्स कैसे हैं, फिर हमारे जो जिस स्टेट में जिस शहर में हम रह रहे हैं वहाँ की कंडीशंस कैसी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में आ जाती है, हमारी एनवायरनमेंट में आ जाती है। जैसे अगर मैं इस पिक्चर से आप लोगों को समझाना चाहूँ तो हेरिडिटी को अगर हम समझें तो देखो, हेरिडिटी आती है किससे, हमारे जीन्स से, और जीन्स कहाँ होते हैं, हमारे डीएनए में होते हैं। मतलब हेरिडिटी डिसाइड कर लेगी कि बच्चे की आईज का कलर कैसा है, उसके बालों का टेक्सचर कैसा है, उसकी स्किन का कलर कैसा है, ये सारी चीजें मतलब जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर ठीक है, अब जैसे अगर हेरिडिटी की बात मैं यहाँ पे करूँ इस प्लांट के केस में, तो इस प्लांट की हेरिडिटी मान लो ये एक पी प्लांट है, मान लिया, मुझे नहीं पता वैसे कौन सा प्लांट है, मान लिया कि ये एक पी प्लांट है। ठीक है, इसका बीज जो है वो मटर का प्लांट है ये। ठीक है, मटर का बीज है। तो हमें पता है इसकी हेरिडिटी में
वो इंफॉर्मेशन जेनेटिकली स्टोर्ड है इसके जीन्स में कि भाई ये अगर मटर का बीज है ना तो इससे मटर का ही पौधा निकलेगा, ठीक है। कैसा पौधा निकलेगा? मटर का ही पौधा निकलेगा, और ऐसी शेप के उसके लीव्स रहेंगे, ऐसा उनका कलर रहेगा, ठीक है। ये जो वेन्स हैं इनकी रेटिकुलेशन रहेगी या पैरेलल वेन्स रहेगी। थोड़ा सा बायोलॉजी में घुस गई मैं, चलो वापस आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी किसमें? हेरिडिटी में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एनवायरमेंट की बात करूं, बच्चे के केस में तो हमने कर लिया कि उसका स्कूल कैसा, उसका परिवेश, आसपास का सब कुछ, आस पड़ोस सब कैसा है, ठीक है। अगर प्लांट के केस में बात करूं तो एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाएगा कि कैसा उसे टेम्परेचर मिल रहा है बाहर का, ठीक है, और कैसे उसे मॉइस्चर मिल रहा है, कैसा टेम्परेचर मिल रहा है, कितनी ह्यूमिडिटी है एनवायरनमेंट में, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाती है किसमें? एनवायरनमेंट में। तो मेरे हिसाब से अब आपको अगर कोई डाउट रह भी गया होगा प्रीवियस वीडियो में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में, तो यहाँ से समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने जो डिबेट्स डिस्कस की थी उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट आती है, हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट या फिर नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, ठीक है। तो ये यही चीज यहाँ पे कह रहा है जो हमने पढ़ी थी ऑलरेडी। क्या कहता है कि जो इंडिविजुअल है ना वो प्रोडक्ट है किसका? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। वो क्या है? प्रोडक्ट है। गुणात्मक इनका जो मतलब रिलेशन है वो गुणात्मक रिलेशन है। मतलब जो हेरिडिटी है वो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट करेगी, और जो एनवायरनमेंट है बच्चे का परिवेश है वो उसकी हेरिडिटी को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। और इन दोनों से मिलके, इन दोनों के प्रोडक्ट से, इन दोनों के इंटरेक्शन से क्या होगा? डेवलपमेंट होगा बच्चे का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कहता है कि जो प्रिंसिपल है किसका? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का प्रिंसिपल क्या कहता है? ये इंटरेक्शन होती है किसके? विद इन एंड आउटसाइड फोर्सेस ऑफ द चाइल्ड। यस, जो हमारी विद इन फोर्सेज है, यानी दैट मीन्स जो हमारी हेरिडिटी है, और आउटसाइड फोर्सेस यानी जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, जो भी हमारा परिवेश है। तो चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर बात कर लेते हैं। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्ट करना किसी चीज को, क्या करना? प्रिडिक्ट करना, यानी कि पहले से ही अगर हम बता दें कि भाई आगे ये होने वाला है, बिल्कुल, तो ये कहलाता है प्रिडिक्शन। तो विकास के भविष्य का सिद्धांत, आई डोंट नो कि ये गूगल ने सही ट्रांसलेट किया है या नहीं, पर ठीक है, मैं हिंदी में आपको समझा रही हूँ तो मेरे भाव को आप समझ पाओगे। क्या कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो प्रिडिक्टेबल है। प्रिडिक्टेबल यानी कि जो डेवलपमेंट के जो चेंजेस, जो रेगुलर चेंजेस हो रहे हैं ना डेवलपमेंट में, यानी कुछ ऑर्डरली सिक्वेंशियल चेंजेस हो रहे हैं, और वो कैसे है? नेचर में प्रोग्रेसिव चेंजेस है, ठीक है। मेरे साथ बोलेंगे, ऑर्डरली सिक्वेंशियल प्रोग्रेसिव जो चेंज हो रहे हैं ना उसको हम क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो अगर वो ऑर्डरली प्रोग्रेसिव सिक्वेंशियल चेंज है, दैट मीन्स हमें उन चेंजेस का ऑर्डर पता है, तो दैट मीन्स वो क्या फॉलो कर रहे हैं? कोई यूनिफॉर्मिटी फॉलो कर रहे हैं, कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो, तो इस हिसाब से हम उनकी सीक्वेंस बता सकते हैं। दैट मीन्स हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई बच्चे में सबसे पहले इन्फेंसी स्टेज आएगी, इन्फेंसी स्टेज में वो कूइंग करेगा, बैबलिंग करेगा, ठीक है। फिर उसमें चाइल्डहुड स्टेज आएगी, चाइल्डहुड स्टेज में उसकी वोकैबुलरी डेवलप हो जाएगी। स्टार्टिंग में कुछ 20-30 वर्ड, फिर उसके बाद 100-150 वर्ड, फिर उसके बाद मतलब अर्ली चाइल्डहुड खत्म होते होते उसके पास 4-5 हजार वर्ड्स की वोकैब डेवलप हो जाती है, मतलब वो छोटे छोटे सेंटेंस बनाने लग जाता है। फिर उसके बाद इवन अच्छे से यहाँ पे तो बोलने लग जाता है लेटर चाइल्डहुड तक, ठीक है। फिर उसका एडोलसेंस की स्टेज आएगी। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई एडोलसेंस में उसके कुछ कुछ चेंजेस होंगे, जैसे स्पर्ट ग्रोथ होगी हॉर्मोन्स के कारण। क्यों हम ये सारी चीजें क्यों प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं? हमें क्यों पता है कि पहले वो इन्फेंट ही होगा, उसके बाद वो चाइल्ड बनेगा, फिर वो एडोलसेंट या टीनेज बनेगा, टीनेजर बनेगा, उसके बाद वो अडल्ट बनेगा, और फिर वो बूढ़ा हो जाएगा। तो ये हमें किस कारण से पता है? क्योंकि हमें पता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है वो प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी एक पैटर्न को, एक ऑर्डर को, ये जो चेंजेस है सारे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या? बहुत एक्सटेंट तक बच्चे का बिहेवियर भी, ठीक है। बच्चा जो है एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्टेज में वो कैसे बिहेव कर रहा है। अब ये जो बिहेवियर से रिलेटेड चीजें और ये सब हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे जब पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि कब बच्चा अपने आप को ईगोसेंट्रिक, मतलब उसका बिहेवियर होता है, यानी वो अपने आप को बहुत ज्यादा सेंटर में लेके, मतलब पूरे ब्रह्मांड का वो अपने आप को केंद्र बिंदु समझता है कि जैसे सब कुछ सिर्फ मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है, सब कुछ सिर्फ मतलब सब लोग सिर्फ मेरी तरफ ही ध्यान दे रहे हैं, है ना।
तो और या फिर वो सिर्फ अपने प्लेजर्स को, अपने जो उसके इच्छाएं हैं सिर्फ उनको वो क्या करेगा, उनको वो प्रेफरेंस देगा। ठीक है, तो बालक की मानसिक जो योग्यताओं के ज्ञान के सहारे उसके आगे के मानसिक विकास के बारे में भी हम क्या लगा सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं। यस, प्रिडिक्शन यही तो होता है, पूर्वानुमान लगाना, कि भाई अगर इस स्टेज पे बच्चे की इतनी मानसिक योग्यताएं उसमें आ चुकी है, इतनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसकी हो चुकी है, तो आगे आने वाले स्टेजेस में भी उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो इतनी इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रिंसिपल कह लो या फिर एक अप्रोच हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एक अप्रोच कह सकते हैं। ये बहुत जरूरी है समझना, इसलिए मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया ये। ठीक है, तो क्या कहता है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जो बच्चे की जो समझ विकसित होती है ना, वो कंक्रीट यानी मूर्त चीजों से, मूर्त चीजों से अमूर्त चीजों की तरफ उसकी समझ या उसका जो समझ उसकी विकसित होती है। अब मूर्त चीजें जैसे कि उसके टॉयज आ गए, ठीक है, या फिर उसके मान लो उसका ये आ गया टिफिन बॉक्स आ गया, उसकी बोतल आ गई, उसका बैग आ गया। ठीक है, मतलब ऐसी चीजें जिनको टच किया जा सकता है, जिनको टच करके वो एक्सपीरियंस कर सकता है, जो टेंजिबल चीजें हैं। ठीक है, तो उसका विकास मूर्त से, कंक्रीट चीजों से अमूर्त चीजों की तरफ हो रहा है। अमूर्त यानी जिनके कोई मूर्त नहीं है, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जो टेंजिबल नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं, जैसे हम इस पिक्चर में यहाँ पे भी शो किया हुआ है कि भाई बच्चों को ना काउंटिंग सिखा रहे, यहाँ पे काउंटिंग सिखा रहे हैं बच्चों को, और काफी सारे कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, मतलब काफी सारे टॉयज की फॉर्म में यहाँ पे ये बनाए हुए हैं, गेम्स बनाए हुए हैं, जिनसे ये क्या सीख रहे हैं, काउंटिंग सीख रहे हैं। मतलब पहले ये कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स को लेके कॉन्सेप्ट्स हम इनके डेवलप कर रहे हैं, उसके बाद हम इनको बोलेंगे कि तुम अपने माइंड में कैलकुलेशन करो, तुम टेबल्स अपने माइंड में कैलकुलेट करो, या फिर जो है जो कैलकुलेशंस है अपने माइंड में ही करो। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। फिर जैसे अगर कंक्रीट में हम देखें, यहाँ पे इसने क्या लिया हुआ है, एक पेपर लिया हुआ है, उस पेपर को इसने क्या कर दिया, हाफ में फोल्ड कर दिया। ठीक है, तो ये कंक्रीट चीज है, मतलब पेपर है ये, इसको मैथ्स का कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा है। क्या सिखाना चाह रहा है, मैथ्स में फ्रैक्शन सिखाना चाह रहा है। क्या सिखाना चाह रहा है, फ्रैक्शन सिखाना चाह रहा है, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, जिसमें इसने पेपर को हाफ फोल्ड कर दिया। फिर अगर इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करें तो हम इसको ऐसे बना देंगे कि भाई पेपर का हाफ है, और एब्स्ट्रैक्टली अगर हम इसको बोले तो ये बोलेगा इसको ये 1/2 है, मतलब इस पेपर का ये आधा आधा भाग है, ये 1/2 ये है और 1/2 ये पार्ट है। मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे हैं, किसके बेसिस पे, कंक्रीट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। ठीक है, अब कंक्रीट जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि लव हो गया, जैसे कि काइंडनेस हो गया, इन चीजों को हम छू थोड़ी सकते हैं, जैसे कि इमोशंस हो गए हमारे। ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये जो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट वाली चीज है, सबसे पहले ये अप्रोच किसने दी थी, मारिया मोंटेसरी ने दी थी। ठीक है, और इसने बताया था कि जो कंक्रीट अपॉर्चुनिटीज होती है ना, वो एक्सपीरियंस डेवलप करती हैं, बच्चे का कॉन्सेप्ट बनाती है इन द वर्ल्ड हैंड्स ऑन। ठीक है, जो हैंड्स ऑन चीज है, मतलब ये जो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कर रहे हैं, अपने हाथों से एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये बेसिस बनाती है किसका, कंक्रीट एक्सपीरियंसेस का। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।